Hey everyone, this is Afia, and if you are an English literature student looking for easy explanations, you have come to the right place. Today, we are going to explore a groundbreaking text that helped the modern conversation about gender equality. ठीक है? Okay, so let's start our unit 2. Unit 1 तो मैंने कवर करा दिया था फर्स्ट वीडियो में. ठीक है, अब यूनिट 2 आते हैं. यूनिट 2 है किस बारे में? मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट. पहले भी बताया था, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन. ठीक है, विद स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट्स. ये स्ट्रक्चर है आपका. तो पहले मैं बता देती हूँ इसमें पढ़ने वाले क्या है. लाइफ एंड वर्क्स पढ़ेंगे मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का, हर लिटरेरी कैरियर. समरी पढ़ेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ेंगे, वाई वॉज अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन रिटन, एंड क्रिटिकल असेसमेंट. क्रिटिकल एनालिसिस 2 इन एजुकेशन सिस्टम. देखो, इन एडवोकेट का मतलब क्या हुआ कि जो काफ़ी ना हो. ठीक है, टाइम जो एजुकेशन सिस्टम था वो वुमेन के लिए काफ़ी नहीं था, उस बारे में उन्होंने बात करी है, उसका हम एनालिसिस करेंगे. मैरिज एंड ब्यूटी के ऊपर बात करेंगे, रीज़न एंड रैशनैलिटी के ऊपर बात करेंगे. ठीक है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की जो विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन थी, पब्लिश कब हुई थी? 1792 में. ये चीज़ ध्यान रखनी है. ठीक है, ये सिर्फ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं था, ये इतना पावरफुल डॉक्यूमेंट था जिसने लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया वुमेन्स की इंडिपेंडेंस और एजुकेशन के बारे में. ठीक है, तो ये पॉइंट हमने याद रखना है. क्रिटिकल असेसमेंट पे आ जाते हैं. ये जो विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन है, ये फाउंडेशनल फेमिनिस्ट टेक्स्ट था जिसमें आर्ग्यू किया गया वुमेन की एजुकेशन को लेकर और उसकी इक्वलिटी को लेकर बात की गई. ठीक है, उनका जो वर्क था उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा रेडिकल था. अभी तो हमें इतना अजीब नहीं लगेगा, सुनने में अजीब ही नहीं लगेगा. वुमेन्स राइट्स की बात की जा रही है तो इसमें अजीब वाली क्या बात है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा रेडिकल वर्क था. रेडिकल किस लिए था कि पहला तो है कि उन्होंने वुमेन एजुकेशन की बात करी, फिर दूसरा उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ाया, उन्होंने बोला कि मैन को जैसा एजुकेशन दिया जा रहा है वैसा ही वुमेन को दिया जाना चाहिए. तो उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी. सेकेंड है क्रिटिक्स ऑफ रूजो एंड ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स. जो रूजो है, उनका पूरा नाम है जीन जैक्विस रूजो. इनका ये कहना था कि जो वुमेन है ना, सिर्फ उसको इतना एजुकेट कर देना चाहिए जितने में वो मैन को प्लीज़ कर सके, मैन को सेटिस्फाई कर सके, या मैन की खिदमतदारी कर सके, या मैन की सेवा कर सके. ठीक है, उनका ये मानना था. तो उन्होंने, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने इनके इस थॉट को, इनका जो बिलीव था उसको डायरेक्टली चैलेंज कर दिया. जैसे हमने अभी पहले भी पढ़ा है कि उन्होंने बोला सीधा कि नहीं, वुमेन को इतना ही नहीं पढ़ाना चाहिए जितना वो सिर्फ मर्द के काम आ सके. उसको अपनी जो एबिलिटी है और अपना जो कैरेक्टर है उसको भी डेवलप करना चाहिए. अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स है उसको डेवलप करना चाहिए. एडवोकेसी फॉर एजुकेशन. मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का बिलीव था कि जैसी एजुकेशन, जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मैन को दी, जैसी एजुकेशन मैन को दी जा रही है वैसे ही वुमेन को दी जानी चाहिए, सेम दी जानी चाहिए. ऐसा नहीं है कि अगर आपने एजुकेशन के लिए अलाउड भी कर दिया है तो आप अलग पढ़ा रहे हो. जैसे हमने अभी पहले भी पढ़ा कि उन्होंने डिमांड करी, कुछ सब्जेक्ट्स की डिमांड करी कि फ़िलोसफी, लिटरेचर भी पढ़ाया जाना चाहिए. डिमांड करी कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मैन को मिल रही हैं वो वुमेन को भी मिलनी चाहिए. ईजी. फोर्थ पे आ जाते हैं रैशनल एंड फिलोसफिकल अप्रोच. अब उस टाइम जैसे मानना था कि वुमेन और मैन, मानना था कि मैन में सोचने की क्षमता ज़्यादा होती है, वो कैपेबल है अच्छा सोचने के लिए, और वुमेन नहीं सोच सकती. वुमेन सिर्फ बेसिक चीज़ें सोच सकती है या घर का काम कर सकती है. ठीक है, तो मैन को माना जाता था कि वो रेशनल थॉट के लिए कैपेबल है और वो अपने लिए डिसीजन ले सकता है लॉजिकली. ठीक है, लेकिन वुमेन नहीं ले सकती. तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने इस रैशनल और फिलोसफिकल अप्रोच जो था, ये थॉट जो था, बिलीफ था, उसको डायरेक्टली चैलेंज कर दिया, बोल्डली चैलेंज कर दिया. उन्होंने ये बोला कि मैन और वुमेन दोनों ही रैशनल थॉट के लिए कैपेबल हैं, दोनों ही अपने जो सिचुएशन है, अपनी जो कंडीशन है उसके हिसाब से क्रिटिकली थिंक कर सकते हैं. मैन और वुमेन दोनों को लॉजिकली थिंक करने की एबिलिटी है उनके अंदर, क्रिटिकली थिंक करने की एबिलिटी है, और इन्फॉर्म डिसीजन, अच्छे डिसीजन, और जो भी डिसीजन उनके काम आने वाले हैं, जो भी डिसीजन उनके लिए फ़ायदेमंद है, वो डिसीजन लेने की क्षमता दोनों में है. इसमें भी है, इसमें भी. ट्रेंड्स में तो ये चीज़ें आ गई. ग्राउंड ब्रेकिंग फेमिनिस्ट थॉट था कि उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा रेडिकल चीज़ मानी गई. क्रिटिक ऑफ रूजो एंड ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स. जीन जैकिस रूजो जो थे, उन्होंने बोला कि नहीं, वुमेन को सिर्फ मैन को प्लीज़ करने के लिए इतना ही एजुकेट किया जाना चाहिए. उस चीज़ को उन्होंने क्रिटिसाइज़ करा. मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने क्रिटिसाइज़ करा, आर्ग्यू करा कि नहीं, ऐसा नहीं होता.
उन्होंने डिमांड करी अपने वर्क में अब्डिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन है। एडवोकेसी फॉर एजुकेशन में उनका मानना था कि अगर दोनों को ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैन और वुमेन को दोनों को सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तो ये एक सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बनाने में हेल्प कर सकता है। जब मैन और वुमेन दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी में, तो वो सोसाइटी डेवलप करेगी ना। ठीक है, मेन आर्ग्यूमेंट जो थे उनके वर्क में वो क्या थे, वही सेम चीज़ें, लेकिन बुक में ही ऐसा दिया गया है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि उनके अविंडिकेशन ऑफ द राइट्स में मेन आर्ग्यूमेंट्स क्या थे। तो आप लिख सकते हो वुमेन डिजर्व एजुकेशन। तो आ गई इसमें कि सेम एजुकेशन मिलनी चाहिए मैन की तरह, क्योंकि वुमेन जो है वो रीज़न और इंटेलेक्ट करने के लिए केपेबल है। सोसाइटी ट्रीट्स वुमेन अनफेयरली। उस टाइम में सोसाइटी में वुमेन को वीक माना जाता था, इमोशनल माना जाता था, और सिर्फ किस चीज़ के लिए माना जाता था, मैरिज के लिए या मदरहुड के लिए वो केपेबल है और सिर्फ उसको इतना ही करना चाहिए, ये माना जाता था। ठीक है, वुमेन शुड बी इंडिपेंडेंट। अब उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि वुमेन को मैन पे डिपेंड होने के बजाय वुमेन के अंदर वर्क करने की एबिलिटी, थिंक करने की एबिलिटी और अपने डिसीजंस खुद लेने की एबिलिटी वुमेन के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अब वर्चू एंड मॉरलिटी अप्लाई टू बोथ जेंडर्स। उनका कहना ये था, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इस थॉट को कि सोसाइटी कैसे मैन और वुमेन को डिफरेंट मॉरल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे जज करती है। ठीक है, मैन को कहा जाता है कि वो स्ट्रांग है और उसको स्ट्रांग बनना चाहिए, ये बोला जाता है, और उसको अपने एम्बिशंस, अपने एम अचीव करने चाहिए। लेकिन वुमेन को क्या बोला जाता है, उसको सबमिसिव रहना चाहिए। मैन को बोला गया कि उसको स्ट्रांग बनना है, स्ट्रांग रहना चाहिए, एम्बिशियस रहना चाहिए। लेकिन इसका उल्टा वुमेन को क्या बोला गया कि शी शुड बी सबमिसिव, सिर्फ उसको ओबे करना आना चाहिए, मैन को प्लीज़ करना आना चाहिए, मैन के जो भी डिमांड है उसको पूरा करना आना चाहिए। ठीक है, वर्च्यू एंड मोरलिटी अप्लाई टू बोथ जेंडर्स। वुमेन को भी स्ट्रांग होना चाहिए, वुमेन को भी एम्बिशियस होना चाहिए, वुमेन को भी अपने एम अचीव करने चाहिए। इस चीज़ के ऊपर उन्होंने आर्ग्यू किया। वर्च्यू एंड मोरलिटी अप्लाई टू बोथ जेंडर्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आप ले आओ, इक्वलिटी एंड मैरिज। मैंने पढ़ा रखा है ये, वैसे सॉरी आपको नहीं पढ़ाया। वर्च्यू एंड मोरलिटी अप्लाई टू बोथ जेंडर्स। ठीक है, इक्वालिटी एंड मैरिज की बात कर रहे थे हम, सॉरी। शी आर्ग्यूज दैट मैरिज शुड बी पार्टनरशिप बिटवीन इक्वल्स, नॉट अ सिस्टम वेयर वुमेन आर ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी और डेकोरेटिव कंपेनियन। ठीक है, उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि वुमेन जब शादी कर रही है ना, शादी में आ रही है, तो वो फिर उसमें इक्वलिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वुमेन को ख़रीद के ला रहे हो, वुमेन कोई ऑब्जेक्ट है, मैन खरीद के ले आया और उसको प्रॉपर्टी के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है, प्रॉपर्टी के जैसे ट्रीट किया जा रहा है। डेकोरेटिव कंपेनियन है कि उसको सिर्फ सुंदर होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, इसके अलावा और उसका कुछ काम नहीं है, वो मैन के किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकती है। ऐसी होती थी शादियाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर भी आर्ग्यू किया। ठीक है, अब देखो कि जब कुछ भी चीज़ लिखी जाती है या कोई भी चीज़ बोली जाती है तो क्रिटिसाइज़ करने वाले तो बहुत होते हैं। तो वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए क्रिटिसिज्म के बारे में कि जो लोग थे उन्होंने अविंडिकेशन ऑफ द राइट्स को किस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया, या फिर किस तरीका क्रिटिसिज्म अविंडिकेशन ऑफ द राइट्स को और मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को फेस करना पड़ा। अब पहले हम बात कर लें कंट्राडिक्शन की। अब कंट्राडिक्शन होता क्या है, देखो कंट्राडिक्शंस क्या होता है कि वो अलग अलग स्टेटमेंट हो जो एक दूसरे से बिल्कुल मेल ना खाते हो। वो एक आदमी बोल रहा हो, वो कंट्राडिक्शन है कि दो अलग अलग चीज़ें आपस में मेल ही नहीं खा रही है, उसको कंट्राडिक्शन बोलेंगे। जैसे आप एग्जांपल ले लो कि किसी ने बोला कि आई लव ऑनेस्टी, ठीक है, बट आई लाई ऑल द टाइम। मुझे ऑनेस्टी पसंद तो है, मुझे ईमानदारी पसंद तो है, लेकिन मैं हर टाइम झूठ बोलती रहती हूँ। तो ये कंट्राडिक्शन है, ये स्टेटमेंट कंट्राडिक्शन के अंदर आएगा कि दोनों स्टेटमेंट, मैंने क्या बोला, आई लव honesty but I lie all the time। ये दो स्टेटमेंट एक ही स्टेटमेंट में, ये एक दूसरे से मिलते ही नहीं है, एक दूसरे से मेल ही नहीं खाते। While advocating for equality, she sometimes reinforces traditional gender roles by suggesting that women
वुमेन्स मेन ड्यूटी इज स्टिल टू बी अ गुड वाइफ एंड मदर। उन्होंने इक्वलिटी की बात तो कर ली, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि इक्वलिटी के बाद भी वुमेन की जो ड्यूटी है वो अब भी वुमेन की मेन ड्यूटी जो है वो गुड वाइफ होना और मदर होना ही है। तो क्रिटिक्स ने इसको क्रिटिसाइज करा, इस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज करा कि जब इक्वलिटी की बात कर रहे हो फिर वुमेन की मेन ड्यूटी गुड वाइफ और मदर बनना ही क्यों हो गया। बहुत सारे क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया कि जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट थी ना, उन्होंने सिर्फ मिडिल क्लास वुमेन पे फोकस किया है, ठीक है। लोअर क्लास वुमेन के क्या स्ट्रगल्स हैं, अब जैसे कि उन्होंने बात करी है एजुकेशन के बारे में कि मैन के जैसा सेम एजुकेशन मिलना चाहिए वुमेन को, ठीक है, इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। ये मिडिल क्लास वुमेन्स पे अप्लाई हो जाता है, लेकिन लोअर क्लास वुमेन का क्या, वो उनके लिए एजुकेशन तो कुछ भी है ही नहीं, उनको पता ही नहीं एजुकेशन होता क्या, एजुकेशन जैसी भी कोई चीज़ होती है क्या, या इंडिपेंडेंस क्या होती है। तो मिडिल क्लास लोग स्ट्रगल कर रहे थे एजुकेशन और किस चीज़ को लेके, इंडिपेंडेंस को लेके, लेकिन लोअर क्लास वुमेन्स को तो कुछ पता ही नहीं था इस बारे में। मिडिल क्लास वुमेन्स के पास टाइम होता था और या फिर रिसोर्सेज होते थे अपने आइडियल्स को या फिर अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, ये जो चीज़ है, ये बिलीव जो है, ये लोअर क्लास वुमेन पे या फिर वर्किंग क्लास वुमेन पे अप्लाई ही नहीं होता है। एक वुमेन है, वुमेन के पास मिडिल क्लास वुमेन है, उसके पास टाइम है, वो अपने एम को, अपने गोल को बना भी सकती है और अचीव करने के लिए स्ट्रगल भी कर सकती है। लेकिन लोअर क्लास वुमेन के पास तो टाइम ही नहीं है, लोअर क्लास वुमेन के पास तो रिसोर्सेज भी नहीं है, और लोअर क्लास वुमेन ने तो अभी तक अपना एम और गोल बनाया ही नहीं है। तो क्रिटिक्स ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करा कि सिर्फ मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने सिर्फ मिडिल क्लास वुमेन को टारगेट किया है, मिडिल क्लास वुमेन्स के तरफ से बात करिए, जो भी उन्होंने विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन में बात करी है वो लोअर क्लास वुमेन पे तो अप्लाई ही नहीं होता है। उन्होंने लोअर क्लास वुमेन के स्ट्रगल्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। कुछ क्रिटिक्स ने क्या क्रिटिसाइज़ किया कि उनके जो प्रपोजल्स हैं, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के जो प्रपोजल्स हैं वुमेन एजुकेशन और इंडिपेंडेंस को लेके, वो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक है, ठीक है, टू आइडियलिस्टिक। और जो भी उनकी जो डिमांड है, जो भी वो कह रही हैं, जो जिन चीज़ों पे उन्होंने आर्ग्यू करा, वो उस टाइम के लिए इमीडिएटली प्रैक्टिकल थी ही नहीं उस टाइम के लिए। अभी आप देखो उस टाइम कब की बात की जा रही है, उन्होंने कब पब्लिश करी थी, 1792 में उन्होंने पब्लिश करी अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ठीक है। उन्होंने क्या क्या चीज़ें डिमांड करी, अब आप ये सोचो कि अभी 2025 में भी इस चीज़ के लिए वुमेन को स्ट्रगल करना पड़ता है, वुमेन एजुकेशन, वुमेन इंडिपेंडेंस, इन चीज़ के लिए आज भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो उस टाइम के लिए जो क्रिटिक्स थे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि 1792 में इमीडिएटली प्रैक्टिकली इस चीज़ को लागू ही नहीं कर सकते थे उस टाइम के लिए, क्योंकि आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हो कि आज तक के टाइम में भी अभी तक हम उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, वुमेन्स के एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं, वुमेन्स की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये था कि एक तो टू आइडियलिस्टिक है, उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक थी, बिल्कुल ही लोग सिर्फ ख्वाबों में सोच सकते थे या फिर अपनी इमेजिनेशन में सोच सकते थे कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है जो जो इन्होंने डिमांड करी है, और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था उस टाइम के लिए इमीडिएटली। क्रिटिक्स ने क्या क्रिटिसाइज़ करा कि वुमेन्स के राइट में जो उन्होंने बात करी है वो उन्होंने लिमिटेड करी है। क्रिटिक्स ने बोला कि वॉलस्टोनक्राफ्ट ने एजुकेशन इक्वलिटी की तो बात कर ली, लेकिन वो अदर इशू थे जैसे कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और लीगल राइट्स फॉर वुमेन, उस चीज़ की बात नहीं करी। अभी हमने देख लिया कि पीछे हमने पढ़ा कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन में कितनी सारी बातें बोली वुमेन के राइट के लिए, हम सब उससे एग्री करते थे, लेकिन फिर भी क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज़ करा कि उन्होंने तो सिर्फ एजुकेशनल राइट्स की बात करी है, ठीक है, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की तो बात करी ही नहीं, उन्होंने लीगल राइट्स ऑफ वुमेन की तो बात करी ही नहीं, उन्होंने वोट देने की, वोट का अधिकार होना चाहिए वुमेन को, वो बात तो करी ही नहीं। ये इन्होंने क्रिटिसाइज़ कर दिया क्रिटिक्स ने। अब क्रिटिक्स का कहना क्या था, एक और पॉइंट, जेंडर नॉर्म्स, वही सेम पॉइंट है, हेट्रोनॉर्मेटिविटी, ठीक है। जैसे अभी मैंने पीछे बताया कि जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट थी, इन्होंने इक्वलिटी की बात तो करी, अपने एम को अचीव, औरत को अपना एम अचीव करना चाहिए, अपने गोल बनाने चाहिए, वो सब बात तो करी, लेकिन उन्होंने स्टिल ये बोला कि वुमेन का जो मेन काम है
इतनी इक्वालिटी के बाद भी मेन जो काम है वो अच्छी वाइफ बनना और अच्छी मदर बनना ही, उसकी जो मेन ड्यूटी अब भी है इक्वालिटी के बाद वो अच्छी वाइफ और अच्छी मदर बनना भी है। तो क्रिटिक्स ने ये बोला कि अगर वो अच्छी वाइफ और अच्छी मदर के ऊपर फोकस कर रही हैं तो ये तो फिर बात घुमा फिरा के वहीं ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स पे आ गई। उनका अब भी जो कर्तव्य है, वो जो धर्म माना जाता है, वो क्या है कि अब भी उसकी जो ड्यूटी है वो मदर बनना है, अच्छी वाइफ बनना है, ठीक है। तो क्रिटिक्स का मानना था, क्रिटिक्स ने क्या बोला, क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज करा कि अगर वुमेन का अब भी इतनी इक्वालिटी की बात करने के बाद भी अब भी उसकी ड्यूटी मदर या वाइफ बनना है तो फिर तो हम घुमा फिरा के वहीं ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म पे आ गए, ठीक है। ये क्रिटिक्स का बोलना था कि फिर बात तो वही आ गई कि वो मैन के लिए काम करे, औरत अच्छी वाइफ बन के एज अ मदर मैन के लिए काम करे, ठीक है। तो मान लिया हमने क्रिटिकल असेसमेंट हमारा हो गया, 2.5 पे थे हम, 2.5 पे आ जाते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस थीम्स इन विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ये देखो होता क्या है, ये बार बार वही रिपीट कर रहे हैं, थीम्स रिपीट कर रहे हैं। लेकिन जब आपको क्वेश्चन आएगा ना, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, जब आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को आपने ना 5 दफ़ा पढ़ना है कि उसमें बोला क्या गया है, उसमें कहा क्या गया है, पूछा क्या गया है। अब देखा इतने सारे हमने टॉपिक पढ़ लिए, बात तो वही सेम ही है, ठीक है, वही मेन पॉइंट्स है, लेकिन क्वेश्चन जब आएंगे तो उसमें एक पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड की जाएगी और उसी के हिसाब से आपको आंसर लिखना होगा। तो जब हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी करेंगे, और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, हमें आंसर किस तरीके से करना है, कितने नंबर का क्वेश्चन जब आता है तो उसका कितने वर्ड्स में आंसर करना है, ठीक है। बैक टू द टॉपिक 2.5 क्रिटिकल एनालिसिस 2 थीम्स इन विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन इन एडवोकेट एजुकेशन सिस्टम। उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ करा जो उस टाइम के लिए उस टाइम की जो इन एडवोकेट एजुकेशन सिस्टम थी वुमेन के लिए, उस चीज़ को बोल्डली क्रिटिसाइज़ करा। दिस एसेस मेजर कंसर्न इज टू प्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑन टेलीरेंट्स डॉक्यूमेंट ऑन एजुकेशन एंड फीमेल एजुकेशन, ठीक है। जो टेलीरेंट जो था, उनका जो डॉक्यूमेंट था एजुकेशन के ऊपर, फीमेल एजुकेशन के ऊपर, वो उस चीज़ को क्रिटिसाइज करा है इसमें, इस ऐसे में, ठीक है। रूजो एंड अदर कंटेम्प्रेरीज हु कंसीडर्ड वुमेन टू बी वीक एंड आर्टिफिशियल एंड नॉट केपेबल इनफ फॉर रीजनिंग इफेक्टिवली। अब रूजो जो थे और उनके अदर कंटेम्प्रेरीज जो थे उस बिलीफ को जो सपोर्ट करते थे, उन्होंने क्या बोला कि वुमेन जो है वो वीक है, ठीक है, और वो केपेबल नहीं है बिल्कुल भी रीजनिंग के लिए और क्रिटिकली थिंक करने के लिए या फिर अच्छे डिसीजन लेने के लिए केपेबल नहीं है। बेसिकली इसमें इन एडवोकेट एजुकेशन सिस्टम में है क्या, यही बोला गया है। उस टाइम में वुमेन को क्या सिखाया जाता था कि एक तो उनको अपने ब्यूटी पे फोकस करना है, चार्म पे फोकस करना है, और ओबे करना आना चाहिए, ठीक है, ना कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना चाहिए। उस चीज़ को उन्होंने क्रिटिसाइज़ करा है। उस टाइम का जो एजुकेशन सिस्टम था ना वुमेन के लिए जो एजुकेशन सिस्टम था ना, वो किस चीज़ की बात कर रहा था कि सिर्फ उनको इतना ही सिखाया जाता था कि वो मैन को प्लीज़ कर सकें, ठीक है। ये बात नहीं की जाती थी उनके एजुकेशन सिस्टम में उस टाइम के कि वुमेन को केपेबल बनाना आना चाहिए या फिर इंडिपेंडेंट थिंकर होना चाहिए उनको, वुमेन को, ये सब बातें तो दूर दूर तक नहीं थी, ठीक है। तो इस चीज़ को उन्होंने क्रिटिसाइज़ करा है। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने ये भी बोला कि वुमेन जो है वो कैसे ट्रीट की जा रही है कि वुमेन तो वीक है, उसको उस हिसाब से ट्रीट किया जा रहा है, वुमेन इमोशनल है, उसको उसी हिसाब से ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। तो ठीक है, वीक और इमोशनल थी, लेकिन बनाया किसने, क्योंकि उनको तो बचपन से ट्रेन किया जा रहा था, ठीक है, उनको बचपन से ट्रेन किया गया इस चीज़ के लिए कि उनको मैन को कैसे प्लीज़ करना है, उनको घरेलू काम ही सिर्फ करने हैं, उनको तो ट्रेन ही नहीं किया गया क्रिटिकली थिंक करने के ऊपर, रीजनिंग करने के ऊपर, अपने माइंड को डेवलप करने के ऊपर उनको तो ट्रेन ही नहीं किया गया। सिर्फ उनको ये सिखाया गया कि नीडल वर्क करो, म्यूज़िक सीखो या फिर ड्राइंग वगैरह करो, बेसिक सी चीज़ सिखाई गई उनको। जब सिखाया नहीं गया तो वो वुमेन उसी तरीके से बनना शुरू हो गई। मैंने एक और पॉइंट दिया कि एजुकेशन सिस्टम जो है ये फ्लॉड एजुकेशन सिस्टम जो है ना, उसने वुमेन को इस तरीके से बना दिया है कि वो इकोनॉमिकली
और इंटेलेक्चुअली मैन पे डिपेंडेंट हो गई है अब बिल्कुल भी। जब इकोनॉमिकली, क्या बोला है मैंने, इकोनॉमिकली और इंटेलेक्चुअली मैन पे डिपेंडेंट हो गई है वुमेन। उसके पास कमाने का कोई सोर्स नहीं है, उसके पास, उसको थिंक करने के लिए बचपन से सिखाया नहीं गया, उसको 2-4 चीज़ें सिखाई गई हैं, डोमेस्टिक वर्क सिखाए गए, तो उसको तो पता ही नहीं है कि सोचना कैसे है, थिंक कैसे करना है, क्रिटिकली थिंक कैसे करना है, अपने डिसीजन कैसे लेने हैं। तो इस चीज़ के लिए भी वो मैन पे डिपेंड हो गई, और पैसा उसके पास है नहीं, तो इकोनॉमिकली भी मैन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब लड़कियों को औरतों को सिखाया ही नहीं जा रहा है कि उनको क्या करना है, उनको कैसे अपने आप की जो स्किल्स हैं, अपनी जो स्किल्स हैं वो डेवलप करनी है, तो वो हमेशा के लिए इमेच्योर ही रह जाती हैं। ठीक है, behaving like a child who even after marriage would not be able to take care of their household in a proper responsible manner. एजुकेशन ही इंसान को रिस्पॉन्सिबल बनाता है। ठीक है, वुमेन के एजुकेशन पे जब फोकस ही नहीं किया गया तो वो हमेशा के लिए इमेच्योर रह जाती है। ठीक है, और इवन आफ्टर मैरिज के बाद भी ना वो ऐसे चाइल्ड की तरह बिहेव करती है, और अपने जो घर के जो काम है ना वो भी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल मैनर में नहीं कर पाती। शी सजेस्ट दैट द ओनली सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज गिविंग फुल एंड कंप्लीट एक्सेस टू एजुकेशन। उन्होंने कहा कि इस चीज़ का जो सिर्फ एक सोल्यूशन है ना वो सिर्फ यही है कि वुमेन को पूरा एक्सेस दे दो, मैन की तरह पढ़ाओ, बचपन से उनके एजुकेशन पे फोकस करो ताकि वो आगे चल के रिस्पॉन्सिबल बन सके। अगर वो घर का भी काम कर रही है ना तो भी उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बन सके। अगर वो मदरहुड में भी है ना तो भी वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पाल सके, इसके लिए भी एजुकेशन ज़रूरी है। तो उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि यही सिर्फ एक सोल्यूशन है। हायर गोल्स फॉर वुमेन्स एजुकेशन विच वुड इनलाइटन देयर माइंड्स, उनके माइंड्स को इनलाइटन करेगा। जो हायर एजुकेशन अगर दी जाएंगी वुमेन को तो उनके माइंड को इनलाइटन करेगा। एम्पावरिंग देम विद राइट्स, उनको पता होगा कि उनके राइट्स क्या है। अगर किसी औरत को पता ही नहीं है कि उसके राइट्स क्या है तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसके साथ गलत हो रहा है या उसके साथ सही हो रहा है। तो ये ज़रूरी है कि औरत को उसके राइट, या फिर किसी भी इंसान को उसके राइट पता होने चाहिए ताकि वो सही और गलत का फैसला तो कर सके। उसको पता तो हो कि उसके साथ गलत हो रहा है, फिर उसके लिए वो आवाज़ उठा सके, या उसको पता तो हो उसके साथ सही हो रहा है तो वो अप्रिशिएट कर सके। ठीक है, मैरिज एंड ब्यूटी पे आ जाते हैं। वही सेम चीज़ है कि वो उनको ट्रेन किया जाता था कि तुम्हें मैन को कैसे ओबे करना है। अब देखो, उनको प्रोफेशंस के लिए ट्रेन नहीं किया जा रहा है, इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स के लिए ट्रेन नहीं किया जा रहा है, तो उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए मैरिज के लिए फोर्स किया जा रहा है। ठीक है, जब एक वुमेन के पास सोर्स नहीं है, इनकम सोर्स नहीं है, इसके लिए भी वो मैन पे डिपेंडेंट है। जब एक औरत क्रिटिकली थिंक नहीं कर सकती, रीजनिंग नहीं कर सकती, ठीक है, उसके लिए भी वो मैन पे डिपेंडेंट है। उसको अपने डिसीजन भी मैन से पूछ के लेने पड़ेंगे क्योंकि मैन को तो ट्रेन किया गया। ठीक है, सोचने के लिए भी उसको मैन पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा और इनकम के लिए भी उसको मैन पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। उसको उसकी सिक्योरिटी के लिए भी मैन पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अब मैन पे डिपेंडेंट होना है तो फिर इसका एक ही तरीका क्या था कि उनको फोर्सफुली मैरिज करा दी जाती थी, उनको फोर्सफुली मैरिज में डाल दिया जाता था। जब औरतों ने कुछ सीखा ही नहीं, जब वो किसी चीज़ के लिए ट्रेन हो ही नहीं पाई है तो उनका एक ही रास्ता है कि वो मैन के शरण में आ जाए। ठीक है, और क्योंकि मैन तो ट्रेन किया गया है हर चीज़ के लिए, तो अब वुमेन मैन के शरण में आ गई। किस चीज़ के थ्रू? मैरिज के थ्रू। मैरिज की तरह नहीं थी, ये एक कॉन्ट्रैक्ट मान के चलो। वुमेन मैन को प्लीज़ करेगी और इसके बदले में जो मैन है वो वुमेन का सारा खर्चा पानी सब कुछ उठाएगा, उसको सिक्योरिटी देगा। ठीक है, वीकनेस जो थी वुमेन की उसी को बढ़ावा दे दिया जाता था उस टाइम में। वुमेन को बोला जाता था कि वो अपने ब्यूटी के थ्रू ही मैन को अट्रैक्ट करे। ये नहीं उनको सिखाया गया है कि वो अपने इंटेलिजेंस के थ्रू मैन को अट्रैक्ट कर सकती हैं या उनको करना चाहिए। ये सिखाया गया हमेशा से कि सिर्फ अपनी ब्यूटी और चार्म के थ्रू ही मैन को अट्रैक्ट करो, इसी बेसिस पे आप मैन को अट्रैक्ट कर सकती हो। शी सजेस्ट दैट वुमेन शुड लर्न टू बी लाइफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग कंपेनियंस ऑफ देयर हस्बैंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम पोटेंशियली वीक, अनहैप्पी एंड इवन डिजास्ट्रस एंड अनसक्सेसफुल मैरिजेस। उनको ये सिखाया गया है, वुमेन को ये सिखाया गया है कि लाइफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग कंपेनियन बनो अपने हस्बैंड की। ठीक है, ताकि वो तुम्हें सिक्योरिटी, खाना पीना प्रदान कर सके, दे सके, प्रोवाइड करवा सके। ठीक है,
रीज़न एंड रैशनैलिटी, वही बात दोबारा है इसमें। रीज़न हैपन्स टू बी वन ऑफ द की कंसर्न्स, ठीक है। रीजनिंग ही ऐसी पावर है जो हमें एनिमल से अलग करती है। एनिमल रीज़न नहीं करते। एनिमल, एक शेर अगर एक इंसान के बच्चे को खा ले तो उसने तो रीज़न ही नहीं करा ना, उसने तो सोचा ही नहीं, थिंक ही नहीं करा कि अगर मैं इस इंसान के बच्चे को खा लूँगा तो इसके पेरेंट्स को कैसा लगेगा, या फिर इस बच्चे का क्या होगा, मतलब मैं इसको कैसे खा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि मेकिंग अ ह्यूमन बीइंग अ रैशनल बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग को रैशनल बीइंग क्या बनाता है, रीज़न बनाता है, ठीक है। एनिमल्स डोंट हैव रीजनिंग पावर, एनिमल्स के पास तो रीजनिंग पावर होती नहीं है। रीजन मेक्स ह्यूमन बीइंग्स टू बी प्रोग्रेसिव, ठीक है। दैट इज द रीजन वाई मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट अगेन एंड अगेन एडवाइसेस वुमेन टू यूज देयर रीजन, ठीक है। Mary Wollstonecraft wanted to extend the basic ideas of Enlightenment philosophy to women. She argues that women need to develop their reasoning power very strongly. अपनी reasoning power women को बहुत ज़्यादा strongly develop करनी चाहिए. They want to have control over their emotions and also in order to become virtuous. ठीक है, यही था बस इसमें. Mary Wollstonecraft points out that education and reasoning कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. एजुकेशन और रीजनिंग जो है ना वो एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है. शी कम्स अप विद द प्रपोजल दैट टू इंश्योर इक्वालिटी गर्ल्स शुड बी गिवन द सेम इंटेलेक्चुअल एजुकेशन एंड द सेम मेंटल ट्रेनिंग इन रीजन एंड वर्च्यू दैट बॉयज आर गिवन एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गर्ल्स शुड बी ट्रेन्ड इन ऑर्डर फॉर द गर्ल्स टू रेगुलेट इमोशंस थ्रू रीजन. तो बेसिकली यही इन्होंने बात करी है. इसी में जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो फिर हम डीपली एनालाइज कर लेंगे आंसर्स के थ्रू. जब हम आंसर लिखेंगे तो हम समझ लेंगे कि हमें आंसर कैसे देना है. तो बेसिक चीज़ इसमें यही थी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के अब्डिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन में.